वो लेंगे स्किल बुक चैनल पे, ठीक है। और बाकी के जो वीडियोस हैं जो हमारे डेली आते हैं करंट अफेयर एनालिसिस, ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम बेस्ड, ठीक है, वो आपके मिलेंगे इस चैनल पे। आपको चैनल्स में जाना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद ये है आपका स्किल बुक गवर्नमेंट जॉब क्लासेस, स्किल बुक कोचिंग क्लासेस, ठीक है। इसमें आके आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस इसमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अभी अभी स्टार्ट किया है ये मैथ्स के लेक्चर कुछ कुछ पढ़े हैं, और डेली करंट अफेयर एनालिसिस है इसमें, ठीक है। तो आपको इस चैनल पे जाके बाकी की क्लासेस मिल जाएंगी, पर आज की जो क्लास है वो हमारी होगी स्किल बुक चैनल पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। एक सेकेंड। ओके, सॉरी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। आ, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर एनालिसिस है, ठीक है, उसकी पहली न्यूज़ पे चलते हैं। देखो, पहली न्यूज़ है आपकी स्टोरीज ऑन अपकीप ऑफ डैम माइंस विनर्स इन रीजनल कैटेगरी, ठीक है। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रामनाथ गोयनका अवार्ड्स चल रहे हैं इस टाइम, जो कि जर्नलिज्म से रिलेटेड अवार्ड्स हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए इनाम दिया जाता है उन जर्नलिस्ट को जो अपने किसी खास एरिया में कुछ अच्छा काम करते हैं, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो रीजनल मीडिया प्रिंट कैटेगरी है, हम बढ़ते हैं आगे की कैटेगरी पे। रीजनल मीडिया प्रिंट कैटेगरी के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है अनिकेत वसंत साथे, जो कि बिलोंग करते हैं लोक सत्ता से, ठीक है। और जो रीजनल मीडिया ब्रॉडकास्ट कैटेगरी है उसके लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है सुनील बेबी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीडिया वन टीवी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली जो अनिकेत वसंत साथे है उन्होंने क्या काम किया था, जैसे महाराष्ट्र में जो उन्होंने डैम्स की जो पुअर कंडीशन है, ठीक है, डैम्स की जो पुअर कंडीशन है उनको हाईलाइट किया था, उनको लोगों के बीच में वो इश्यूज जो है वो हाईलाइट किया था। और जो पुअर डैम कंडीशन थी महाराष्ट्र के डैम्स की, ठीक है, उसकी वजह से 2019 में काफ़ी ज़्यादा तबाही आई थी, ठीक है। तो उस स्टोरी को हाईलाइट करने के लिए, उस स्टोरी को लाइमलाइट में लाने के लिए उनको रीजनल मीडिया प्रिंट कैटेगरी के लिए विजेता पुरस्कार मिला है, ठीक है। और जो सुनील बेबी हैं मीडिया वन टीवी के, इन्होंने क्या है जो सबटेरेनियन फायर इन झारिया झारखंड, जो आपका झारिया डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ठीक है, उसमें जो सबटेरेनियन फायर है उसके उस इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था। देखो जो धनबाद है वहाँ पे एक माइंस है जो कि किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो इस माइन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि वहाँ जो लोग आसपास रहते थे, ठीक है, वहाँ जो लोग आसपास रहते थे, ठीक है, उनके घरों में, उनके फ्लोर से, ठीक है, एक टॉक्सिक फ्यूम प्रोड्यूस हुआ करता था कई बार, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो चुकी थी, जिस और जैसे कि स्corched अर्थ की वजह से जो अचानक से जो ट्रेंचेस बन जाते थे अर्थ में, उनमें लोगों का गिर के मर जाना, ठीक है। ये सारे जो इश्यूज थे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए थे, और उन्होंने ये बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, अब सॉरी बैंक कह रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है जैसे कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और कैसे ये नाकाम हुई है कि लोगों के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट उनको उनको दे सके अच्छे रहन सहन के लिए, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए सुनील बेबी को, जो कि मीडिया वन टीवी से बिलोंग करते हैं, इनको अवार्ड मिला था, ठीक है। चलते हैं आपकी नेक्स्ट न्यूज़ पे। लेजेंडरी फिल्म मेकर के एस माधवन सेतु माधवन सॉरी डाइज एट 94। देखिए जो के एस सेतु माधवन है ये चेन्नई बेस्ड लिटरेरी डायरेक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट करी है, तो हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है फ्राइडे को। और इनकी जो मलयालम फिल्म थी, जैसे कि जो खास इनके काम थे, जैसे कि ओडियल निन्नू, ठीक है, जिन्होंने इन्होंने 1965 में बनाई थी। ये जो थी एक नॉवल पे बेस्ड थी, जिस नॉवल का नाम था पी केसवा देव, ठीक है। ये नॉवल का नाम क्या था, पी केसवा देव। और ये जो है किसके लाइफ पे बेस्ड थी, जो एक रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा चलाने वाला एक पर्सन है, उसके लाइफ पे बेस्ड ये मूवी थी, ठीक है। और उनकी दूसरी मूवी जो 1962 में कन्नुम करलुम के नाम से थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कमल हसन, जो कि साउथ
बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने नाम है, काफ़ी जाने माने सुपरस्टार हैं, काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं, ठीक है। उनको एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट पहली बार इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो के एस माधवन जो है, जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, वो कौन है? वो एक लिटरली चेन्नई बेस्ड डायरेक्टर है, ठीक है, मूवी डायरेक्टर है, ठीक है। चलते हैं आपकी नेक्स्ट न्यूज़ पे। हाउ वेब टेलीस्कोप विल सीक टू अनलॉक यूनिवर्स एज सीक्रेट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, नासा ने अभी अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी अभी लॉन्च किया है, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जो कि लॉन्च किया गया कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से, जो कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, ठीक है। और ये जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस रॉकेट का नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, द यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट। द यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट, ठीक है। इस रॉकेट के द्वारा इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, ठीक है। और काफ़ी टाइम पहले आपने हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, ठीक है। हबल टेलीस्कोप क्या है? वो भी स्पेस में लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया था? जैसे कि आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं स्पेस में, आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं स्पेस में जो मनुष्य की समझ से परे है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उनको समझना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार्स की उत्पत्ति कैसे हुई, गैलेक्सीज कैसे बनी, ठीक है। ऐसे कई सारे जो सीक्रेट्स हैं वो आज भी स्पेस में दफन है, जिनको जो आज भी मनुष्य की सोच से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परे हैं, ठीक है। तो इन इन रहस्यों को समझने के लिए टाइम टू टाइम कोई ना कोई एडवांसमेंट होती रहती है स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे कि पहले हबल टेलीस्कोप को भी भेजा गया था, ठीक है। नाम याद रखिए आप, हबल टेलीस्कोप। इसमें और उसमें अभी एक डिफरेंस है, वो अभी बताएंगे। हबल टेलीस्कोप और ये है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये भी हबल टेलीस्कोप भी इसीलिए स्पेस में लॉन्च किया गया था कि कुछ रहस्यों पता करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब उससे भी एडवांस जो है ये टेलीस्कोप है, ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हबल है, हबल टेलीस्कोप है, ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम और आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में काम करेगा। पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसा पहला टेलीस्कोप है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करेगा, ठीक है। इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करेगा। काम क्या होगा कि जैसे कि स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिलियंस, कितने मिलियन साल पहले कोई स्टार कैसे फॉर्म हुआ, कोई गैलेक्सी कैसे बनी, ठीक है, क्या कारण रहा होगा, ये इन सभी चीज़ों का पता करने के लिए इस टेलीस्कोप को बनाया गया है, ठीक है। कुछ खासियत है जो मैंने बता दी आपको कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करेगा और हबल जो है आपका विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में काम करेगा, ठीक है। अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप है, इनको टाइम मशीन्स कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। टाइम मशीन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मिलियन ईयर अवे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको रीड करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है, इतना सब कुछ जानने के लिए, इतना सब कुछ जानना है, ठीक है। और इतने फार ऑब्जेक्ट्स को देखना है, ठीक है। उनकी सक्षमता, इन टेलीस्कोप की सक्षमता की इतने फार ऑब्जेक्ट्स को देखना है और उनको समझना है, उनकी स्टडी करनी है, तो इसलिए इनको टाइम मशीन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, मच मोर पावरफुल एंड हैज़ द एबिलिटी टू लुक इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन से स्पेक्ट्रम में है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखेगा। और जो आपका हबल टेलीस्कोप है, ये आपका अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है, इसमें आपका एनालाइज करेगा, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये कुछ इमेजेस हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है, ये गोल्ड प्लेटेड है मिरर, ठीक है। देखिए, एनरोलमेंट थ्रू ESIC स्कीम एट 12.9 लाख, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, उनकी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, जिनमें वो एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराती है, ठीक है, मेडिकल कवर प्रोवाइड कराती है, जो कि जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है, ठीक है। और ये किन पर्सन को मिलती है? जिनकी जो सैलरी होती है वो 21,000 पर मंथ होती है, ठीक है, 21,000 पर मंथ सैलरी होती है।
ठीक है। इनको क्या क्या प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराती है और फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड कराती है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ये इनॉग्रेट हुई थी 24 फरवरी 1952 को। ठीक है। 24 फरवरी 1952 को ये इनॉग्रेट हुई थी। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो इस स्कीम के अंडर मिलते हैं। ठीक है। बेसिकली हम ये न्यूज़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले 4 महीनों में इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। जो लोग इसमें होना चाहते थे, ठीक है, जो लोग इसमें इनरोल होते थे उस नंबर में, ठीक है, उस संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है अक्टूबर मंथ में। ठीक है। जैसे कि इसमें जो पहली चीज़ मिलती है वो मेडिकल बेनिफिट मिलती है। ठीक है। जैसे सपोज कोई पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कवर, उसकी फैमिली को मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो रिटायर्ड और परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको भी मेडिकल बेनिफिट मिलता है। और उसके साथ साथ इसमें जो है इसकी खास बात यह है कि नो सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट। ठीक है। सपोज देखो कई बार क्या होता है कि कई बार मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाती है कि आपको जो है इतने के ट्रीटमेंट लेने के बाद इससे ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करी जाएगी। ठीक है। पर इसमें ऐसा कोई मैक्सिमम सीलिंग अलाउड नहीं है कि भाई आपको इतने तक ही इलाज कराना है। आपकी लिमिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो आपको पूरा प्रॉपर मेडिकल कवर दिया जाएगा। और इसमें जो है टोकन एनुअल प्रीमियम जो कितने का देना पड़ता है? 120 रुपये का देना पड़ता है। ये दूसरा बेनिफिट है इसमें सिकनेस बेनिफिट का। ठीक है। तीसरा बेनिफिट है इसमें मैटरनिटी बेनिफिट का। मैटरनिटी बेनिफिट में आपको 26 वीक्स तक, ठीक है, 26 वीक तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। 1 मंथ और एक्सटेंड किया जा सकता है पर अगर मेडिकल एडवाइस हो तब। ठीक है। जैसे सपोज करो किसी डॉक्टर ने बोला कि हाँ भाई आपको 1 मंथ का और ज़्यादा रेस्ट या फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ठीक है। 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ठीक है। जैसे कि ये आपका थर्ड है आपका डिसेबलमेंट बेनिफिट। ये डिपेंडेंट बेनिफिट जब सपोज करो जैसे कि मैंने इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कराया है और मेरी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मेरी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझ पर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें क्या होगा 90% तक वेज जो है आपको दिया जाएगा एज अ मंथली पेमेंट। ठीक है। उसके बाद ये वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन और ये ओल्ड एज मेडिकल केयर, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी उड़ीसा लॉन्चेस मॉरल कोर्स फॉर कॉलेजेस। ठीक है। देखिए उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोर्स लॉन्च किया है, उसका नाम है युवा संस्कार। ठीक है। ये युवा संस्कार जो है कोर्स, ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे बच्चों को देखो मोरल वैल्यूज से रिलेटेड मोरल वैल्यूज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। ये ताकि बच्चा जो है अपनी लाइफ में जाके रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है। सही गलत में उसको फ़र्क करना है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली लोगों को राइचियस बनाने के लिए, मतलब उनको ज़िंदगी में अच्छा पाथ दिखाने के लिए, उनको ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि वो ज़िंदगी में गलत काम ना करें, अच्छे काम करें। ठीक है। सही गलत में फ़र्क बताने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है। ये कोर्स जो है आपका इंडक्ट किया गया है किसमें? आपका उड़ीसा में अब से किसमें के लिए मैंडेटरी होगा? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है। इसका जो है हर सेमेस्टर में एक क्रेडिट भी होगा, जिसके जैसे जैसे हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है, किसी का 3, किसी का 4, किसी के 2, तो ऐसे ही इस कोर्स का भी एक क्रेडिट होगा 1 नंबर का। ठीक है। जो हर सेमेस्टर में होगा। चलते हैं आपकी नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी प्रधानमंत्री PMFME, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है। देखो ये जो स्कीम है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर आती है, लॉन्च करी गई थी। देखो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, ध्यान से सुनना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपका एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक फूड में ट्रांसफॉर्म करना। सपोज करो आपके पास गेहूं है जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है। आपने उसको ग्राइंड करा और उसको आटे में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है। तो आपने एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म किया किस में? एक फूड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है। तो
ये जो फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, ये जो फूड प्रोसेसिंग है, कई बार देखो जैसे एक्सेस में भी हो जाता है, कई बार आपके आपने अनाज उगाया, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में हो गया, ठीक है। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है कि आप कैसे इस जो आपके पास एक्सेस में, जो आपको फालतू है, जो आपको एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। और नॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ये साथ साथ ये भी आपको ये भी बताता है, ये इस चीज़ के लिए भी आपको मोटिवेट करता है कि जो फूड वेस्टेज है उसको कैसे कैसे रिड्यूस करना है, उसको कैसे ना कैसे उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, किस तरीके से उसको रिड्यूस करना है ताकि उसकी जो शेल लाइफ है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है, उसकी शेल लाइफ इंक्रीज़ हो सके, उसकी क्वालिटी जो है और ज़्यादा बेटर रहे और मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये कुछ ऐसा ही आपका इसमें ये सब काम आते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसमें जो आपकी 25 लाख यूनिट्स अनऑर्गेनाइज जो फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है आपका हमारी इंडिया का, ठीक है, इसमें 25 लाख यूनिट्स हैं कंप्राइजेज, इट कंप्राइजेज ऑफ 25 लाख यूनिट्स, ठीक है। 25 लाख यूनिट्स होने के बाद ये जो है 74% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, ठीक है। 74% लोगों को, इंडिया के 74% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। इसमें जो 66% जो आपके फूड सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं ये जो है रूरल एरियाज़ में है, ठीक है, जिनमें जो 80% जो है ये फैमिली बेस्ड इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, मतलब जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इंडिया का सबसे बूमिंग सेक्टर है, ठीक है। और इसलिए इसको सनराइज भी, सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है हमारे इंडिया का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है हमें और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है इससे, ठीक है। तो इस सेक्टर के लिए तकरीबन काम किया जा रहा है ताकि जो जैसे रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में लैक कर जाते हैं, ठीक है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, अच्छी सुविधाएँ नहीं होती, ठीक है, उनके पास बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा नहीं होता, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा नहीं होता, और जैसे कि आपके पास ये इसको अनाज को स्टोर करने के लिए जो अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं वो बनाने के लिए पैसा नहीं होता, ठीक है। तो उन चीज़ों में हेल्प करने के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है, किसके अंडर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर इनको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट करी गई है कितनी, 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है, 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी नोडल इंडस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और जिस ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2022 में, 2020 में सॉरी। और ये 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 2020 से 2021, ठीक है, इस टाइम पीरियड के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या मिलता है। जैसे सपोज करो आपको लोन लेना है 10 लाख तक का, ठीक है, आपको कोई यूनिट खोलनी है, उसका 10 लाख तक का आपको लोन लेना है, ठीक है, तो उस पर आपको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ लोन एंड सब्सिडी मिलेगी, जैसे कि आपको नई इंडस्ट्रीज बनानी है, किसके अंडर, ODEOP प्रोडक्ट, ठीक है। ODOP क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इसकी अप्रोच है इस स्कीम की, ठीक है। इसके अंडर आपको लोन और सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, आपको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज, कैसे ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज करना है आपके मेथड्स को, ताकि जो है जो प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको फॉर्मलाइज किया जाएगा, किसके थ्रू, GST, उद्योग आधार और FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दी जाएगी, किसके लिए, अपग्रेडेशन के लिए, जो आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है उनको अपग्रेड करने के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। क्वालिटी इंप्रूव करी जाएगी, स्किल इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ठीक है, उसके जो आपके लेबर्स हैं उनका स्किल इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद जैसे कि ये जो आपके असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ आपको ब्रांडिंग, ठीक है, जो आपके आपकी फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स है उनकी ब्रांडिंग करना, ठीक है, उनकी मार्केटिंग करना, ये सब भी करा जाएगा, किसके लिए, टू प्रोड्यूस टू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रोड्यूसर एस कॉरपोरेटिव फॉर सॉरी
प्रोड्यूसर एज कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है। इनके लिए ब्रांडिंग की जाएगी, इनके लिए मार्केटिंग की जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ फूड की क्वालिटी भी इंक्रीज फूड की क्वालिटी को भी आपका इन्हेंस किया जाएगा। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपको बता ही दिया। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर अप्रोच पे ये स्कीम बेस्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 40,000 की हेल्प दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 40,000 की हेल्प दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो वर्किंग कैपिटल्स और अपने जो स्मॉल टूल्स और मशीनरी है उनको परचेज कर सके, ठीक है। वर्किंग कैपिटल पे वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो है जो स्टेट और सेंटर की जो भागीदारी रहेगी वो 60 और 40 रेशियो में रहेगी, 60 और 40 रेशियो में रहेगी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो हिमालयन स्टेट्स हैं जैसे, ठीक है, उनमें जो आपका रेशियो रहेगा वो 90-10 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये 60-40 रेशियो जो है उन यूनियन टेरिटरीज में रहेगा जिनमें लेजिस्लेचर है, ठीक है। और 100% उन यूटीज़ में रहेगा जिनमें प्रॉपर वो प्रॉपर यूटी हैं जिनमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आंचल बैक विद ब्रॉन्ज। देखिए ये आंचल है, इन्होंने जमाइका स्की फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज विन किया है, ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। ये पहले ही ऐसी इंडियन है जिन्होंने दूसरा मेडल जीता है। दूसरा मेडल इन्होंने जीता था 2018 में, ठीक है। किसमें जीता था? FIS अल्पाइन एडजर 3200 कप, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? टर्की में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है कि जमाइका स्की फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज किसने विन किया है? आंचल ने विन किया है, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। BOB आर्म नेवी अनविल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और नेवी, इंडियन नेवी, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन नेवी ने एक को ब्रांडेड एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। जिसमें जो नेवी के पर्सनल है, ठीक है, जो नेवी में काम करने वाले जो आर्मी जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, नेवी पर्सनल जो हैं उनको कॉन्टैक्ट लेस फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये किसके लिए है? पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। और इसमें क्या है? कॉन्टैक्टलेस फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये रुपए प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। किस पे अवेलेबल होगा? एंड ऑफर्ड ऑन रुपए प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसने इंडियन नेवी के साथ मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ये आज की लास्ट न्यूज़ थी। तो आपको याद रखना है कि अब से जो क्लासेस होंगी बाकी की वो स्किल बुक कोचिंग क्लासेस पे होंगी। उस पे हमारे गवर्नमेंट क्लासेस के लेक्चर चला करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैथ के भी चलेंगे, जीके के भी चलेंगे, हिस्ट्री के भी चलेंगे, आपका एप्टीट्यूड भी चलेगा, उसके साथ साथ रीजनिंग चलेगा, ठीक है, इंग्लिश चलेगा, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन अच्छी हो, तो आप जो है स्किल बुक कोचिंग क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे डेली वीडियोस अपलोड होते हैं उनको देखा कीजिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।